जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हमारी पहली क्लास है ओरिएंटेशन क्लास, या जिसको हम इंट्रोडक्शन सेशन भी बोलते हैं। आज हम इस इंट्रोडक्शन सेशन में देखेंगे कि पेपर जो एफएम का है, एसीसी एफएम का जो पेपर है, उसके अंदर हमने क्या कवर करना है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एग्ज़ाम टेक्निक्स की, और ये देखेंगे कि हम इस पेपर को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो जून 2026 में हमारे से एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या लर्न करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर, तो इस सारी चीज़ों की डिस्कशन आज हम करेंगे। स्टार्ट करता हूं जी अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम इनामुर रहीम है और मैं ACCA मेंबर हूं। इसके साथ साथ USCMA मैंने किया हुआ है और FMVA, और इसके साथ मैं CFA कंटिन्यू कर रहा हूं। पढ़ाते हुए तकरीबन मुझे 18 साल का अरसे से ज़्यादा हो गया है। इंडस्ट्री और टीचिंग एक्सपीरियंस मिला के 18 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान से बाहर मैंने 10 साल जो है ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसके साथ साथ ICW के स्टूडेंट्स और सीमा और CFA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तकरीबन 5 से 6 दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं नेशन वाइड उनकी पोजीशन आई थी इस सब्जेक्ट में और बाकी ACCA के सब्जेक्ट्स के अंदर, और इसी तरह आई हैव प्रोड्यूस्ड नंबर 1 एफिलिएट इन मॉरिशस। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ताकि आपको आइडिया हो कि आपके जो टीचर हैं, आपके जो ट्रेनर है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो स्टूडेंट्स, तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिफरेंट क्वालिफिकेशंस को टीच किया है। आज हम जो इस इंट्रोडक्शन सेशन में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो FM का पेपर है, इसका ओवरऑल आइडिया क्या है, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद सिलेबस के सेक्शंस कौन कौन से हमने कवर करने हैं, एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, पास रेट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ मटेरियल्स जो हमने यूज़ करने हैं, स्टडी मटेरियल्स, वो कौन से होंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम टिप्स, और एट द एंड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर FM, व्हाट इज़ द बिग कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो पेपर है, इसका जो सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, तो वहाँ पे एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, एज अ फाइनेंस मैनेजर, आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट को कैसे लेके चलेंगे, या आपकी जो एक्सपेक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो आपको ये पेपर सिखाएगा। इट इन अदर वर्ड्स कि ये जो सिलेबस कंटेंट्स हैं, इट इज सिमिलर एज लाइक योर JD जॉब डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो थिंकिंग है या आपका जो माइंडसेट है, जब आप इस पेपर को पढ़ रहे होंगे, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका ऐसा ही हो जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर सोचता है। यानी कि फाइनेंस मैनेजर के सोचने का जो अंदाज होता है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ स्टूडेंट ऑफ ACCA FM। सो बड़ा प्रैक्टिकल पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपकी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेपर है, इसका बाकी दूसरे जो पेपर्स हैं ACCA के, उनके साथ इसका क्या इंटर रिलेशनशिप बनता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पेपर है FM का, इसके अंदर आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपका पेपर MA से कैरी हो रहा है। यानी कि आपने बेसिक लेवल पे, अगर आपको याद हो तो आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ा, आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये वही नॉलेज जो है वो आगे इसमें आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 99% ऑफ द थिंग्स जो है वो आपके लिए, 99% ऑफ द टॉपिक्स आर न्यू फॉर यू। तो लिहाजा हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि यार हम ये नहीं कह सकते कि MA का पेपर पढ़ा और आपने FM पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ हेल ऑफ द डिफरेंस कि आपको जो नजर आएगा पेपर MA और FM के अंदर।
एफएम पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, यानी कि इसका जो नॉलेज आगे कंटिन्यू करेगा, वो जाएगा जी पेपर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत एडवांस लेवल का पेपर है जो आप पढ़ते हैं और सीखते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेजरी में या किसी भी आप फाइनेंस के रोल में काम करना चाहते हैं और आप इसको अपनी स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो देन यू विल ऑप्ट फॉर द एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। और अगर आप कोई और पेपर चूज करना चाहते हैं तो एसीसी ने आपको ऑप्शन दी है कि आप कोई और पेपर, ऑडिट का पेपर या एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका इनडायरेक्टली रिलेशनशिप जो बनता है वो बनता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप के साथ। एसबीएल आपको पता है केस स्टडी बेस्ड पेपर है और वहां पे हमें फाइनेंस की कुछ वर्किंग्स, फाइनेंस के कुछ नॉलेज जो है वो हमें पता होना चाहिए। उसके अंदर और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसका नॉलेज समराइज फॉर्म में मूव करता है इन द पेपर एसबीएल, लेकिन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नो हाउ होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेक्शंस के ऊपर कि हमारे कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो हमने कवर करने हैं पेपर के अंदर और एफएम के सिलेबस के अंदर। जो पहला सेक्शन है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको ये बताता है सिलेबस के अंदर कि आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है एफएम का, उसके अंदर आपने सीखना है कि फाइनेंस फंक्शन होता क्या है, आपका फाइनेंस का रोल क्या होता है, आपके फाइनेंस मैनेजर कैसे काम करता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन में कौन कौन से एरियाज जो हैं वो कवर किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये सीखते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, क्या वो वैलिड ऑब्जेक्टिव है या इसके अलावा भी हमें और ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा फॉर द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां पे हम बात करेंगे थ्योरेटिकली, सीखेंगे कि रोल क्या होगा और आपका काम क्या होगा। सेकेंड लेवल पे, सेकेंड सेक्शन में हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट की। इसके अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की, कि कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, मनी मार्केट्स क्या होती हैं, वो मार्केट्स कैसे काम करती हैं, बैंक्स का रोल क्या होता है, इंटरमीडिएट्स का रोल क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वो कैसे कनेक्ट करती हैं बोरोवर को, लेंडर को आपस में, और कैसे जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, मार्केट की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी बात हम सीखेंगे, लर्न करेंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बात करेंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट की या कैश फ्लो की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स के हम देखेंगे कि यार रिसीवेबल्स को मैनेज कैसे किया जाता है, उनसे कैसे आप पैसे जल्दी वसूल कर सकते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री को मैनेज करना कैसे मैनेज करते हैं, एंड देन कैश मैनेजमेंट कैसे होती है, और इसके बाद पेबल मैनेजमेंट कैसे होगी। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम 4 चीजें सीखते हैं: रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देन वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, कैसे आप उसको जो है वो उसके अंदर इजीनेस लेकर आ सकते हैं, कैसे आप उसको प्रोलॉन्ग करना चाहें तो प्रोलॉन्ग कर लें, और अगर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट करें। तो वो क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को बेहतर बना सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेक्स्ट सेक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इसकी बेसिक नो हाउ आपके सामने है, जैसे कि हमने एमए के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने सीखा कि यार इन्वेस्टमेंट को अप्रेज कैसे किया जाता है। लाइक आप बड़ी कॉमनली अगर आप फैमिलियर हो तो एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए। तो हमने ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ली है, लेकिन यहां पे हम देखेंगे इन द डिटेल कॉन्टेक्स्ट के हम रियल वर्ल्ड में कैसे प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करते हैं, और इसके साथ साथ वो कौन से कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर इफेक्ट लेकर आते हैं, और उससे कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो यहां पे हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है उसकी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन जो ई है
उसके अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के लिए फाइनेंस कैसे रेज किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि दो मेन सोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए फाइनेंस में, जैसे कि डेट का फाइनेंस है, डेट फाइनेंस है और इक्विटी फाइनेंस है। तो वो डेट फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी, इक्विटी के थ्रू पैसा बिजनेस के लिए कैसे रेज किया जाएगा, तो यहां पे हम इस चीज को सीखेंगे। उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन, सेक्शन एफ के अंदर हम सीखेंगे कि बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अगर कल को अगर हमने किसी बिजनेस को एक्वायर करना है तो किस वैल्यू पे हम उसको खरीदेंगे, किस वैल्यू पे हम उसको एक्वायर करेंगे, कितनी अमाउंट हम उसकी गुडविल की पे करेंगे, कितनी अमाउंट हम उसके एसेट्स की पे करेंगे और कितनी अमाउंट हम उसकी ऑब्लिगेशंस की पे ऑफ करेंगे। तो यहां पे हमारे लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल एरिया है जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, दैट इज अ बिजनेस वैल्यूएशन एंड इट्स टेक्निक्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का, कि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, और अगर आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस चल रही हैं या इस इंटरनेशनल आपकी पेमेंट्स हैं या आपने कुछ पैसे रिसीव करने हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द करेंसी रिस्क। अब अगर कल को आपका डॉलर एप्रिशिएट कर जाता है अगेंस्ट द पाकिस्तानी रुपीस, तो आप उसको कैसे हेज कर सकते हैं, कैसे आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, वो आप सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो रिस्क मैनेजमेंट का है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर कल को बैंक, स्टेट बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो उसकी वजह से हमें क्या रिस्क हो सकता है और उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन एच, उसके अंदर आपको स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं या टेक्निकल स्किल्स जो हैं, ये एज सच आपका कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन दीज स्किल्स मस्ट बी नोन टू यू। जब आप एक इंडस्ट्री में जाएं तो आपको पता हो कि आपने इन स्किल्स को अप्लाई कैसे करना है, इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। तो आपकी बुक्स के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है एग्जामिनर ने, जो आपके पब्लिशर्स हैं, उन्होंने एक पूरा सेक्शन बनाया होता है जिसमें आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हर सेक्शन के अंदर जो डिटेल टॉपिक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या सीखेंगे ये आपकी स्लाइड्स में मौजूद है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, एजेंसी थ्योरी क्या होती है, नेचर एंड पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, ये हम सेक्शन ए में सीखते हैं। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपका मार्केट्स कैसे काम करती हैं, इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है, और मनी मार्केट्स क्या होती हैं, कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, ये हम सीखते हैं। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट का एरिया आता है और उसके रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज आपने बनानी है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपके पास एडजस्टमेंट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स हैं, लाइक इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, टैक्सेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मैं बात कर रहा था, तो यहां पे हम उसको लर्न करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सेक्शन ई के अंदर बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस जो है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होती हैं, डेट और इक्विटी थ्योरीज क्या होंगी, उसको लर्न करते हैं हम। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स बिजनेस वैल्यूएशंस हैं। बिजनेस वैल्यूएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी बिजनेस की वैल्यू को कैसे असेस करेंगे, कैसे एवेल्युएट करेंगे, सो दिस वी विल लर्न इन द बिजनेस वैल्यूएशन सेक्शन, सेक्शन एफ। सेक्शन जी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद हमारे पास आता है जी एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट स्टूडेंट्स एज लाइक जो आपके बाकी स्किल्स के पेपर हैं उससे मिलता जुलता आपका एग्जाम फॉर्मेट है। सेक्शन ए है हमारे पास 30 मार्क्स का, इसके अंदर हमारे पास 15 MCQs होंगे जिसको हम OTQs बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, ईच विल बी ऑफ 2 मार्क्स, तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास 30 मार्क्स होंगे सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी जो है हमारे पास 30 मार्क्स का होगा और इसको हम बोलते हैं OTQs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, लेकिन इसको हम नाम यहां पे देते हैं OT केस स्टडी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस स्टडी। यानी कि आपको मिनी सिनेरियोज दे दिए जाएंगे, 3 मिनी सिनेरियोज दिए जाएंगे और हर सिनेरियो के साथ आपको MCQs दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जो उस सिनेरियो से रिलेट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही है, लेकिन आपको मिनी सिनेरियोस की फॉर्म में टेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर आपको सिनेरियो कोई नहीं दिया जाता, आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं और वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकली भी पूछे जा सकते हैं। देन सेक्शन सी, जिसको हम सीआर क्वेश्चन बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाना है अपने एग्जामिनर को, और आपका ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसके अंदर डिफरेंट सब पार्ट्स हो सकते हैं, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं और 5 पार्ट्स भी बना सकता है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल और वर्ड से हेल्प लेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनर इज कंसर्न्ड अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपका एनालिसिस स्किल्स, ये सारे यहां पे टेस्ट किए जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो है फेवरेट एरिया, फेवरेट सेक्शन है एग्जामिनर का, चूंकि यहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। देन स्टूडेंट्स इन ओवरऑल हमारे पास 100 मार्क्स हैं, और आपको पता है पेपर का जो पासिंग परसेंटेजेस हैं वो 50% होते हैं। देन हमारे पास स्टूडेंट्स इसका एफएम का पास रेट एवरेजली अगर मैं कहूं तो ऑलमोस्ट 50 to 55% जो है वो हमारा पासिंग परसेंटेज रहता है ग्लोबली आफ्टर एवरी अटेम्प्ट। तो इनकरेजिंग पास रेट है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है और साथ आपको एग्जामिनर की अप्रोच का आइडिया है। तो इस पासिंग परसेंटेज में हमने अगर फॉल करना है तो स्टूडेंट्स हमें कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अपने पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह ताला हम इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारी ये जो क्लासेस हैं ये हाउ इट इज गोना बी डिफरेंट। यहाँ पे मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपको रियल लाइफ की एग्जांपल्स दी जाएं, जैसे कि एफएम पीएम के अंदर हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स थी, इसी तरह एफएम के अंदर भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपकी वीकली टेस्ट जो है आपकी फीडबैक शेयर किए जाएंगे आफ्टर ईच टेस्ट, जिसमें देखा जाएगा कि आपकी क्या रिजल्ट्स रहे, क्या आपने अच्छा परफॉर्म किया और क्या आपने बुरा परफॉर्म किया। देन एग्जाम फोकस डिस्कशन होगी, प्रैक्टिस होगी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और आपको एग्जाम को आप उसको इजी लें विद द हेल्प ऑफ आवर प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। देन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो काम करवाया जाएगा प्रैक्टिकली काम करवाया जाएगा, जिसमें आपको एक्सेल पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सवाल सॉल्व करवाए जाएं और साथ साथ आप उसको अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो उसी फॉर्मेट में सॉल्व करें, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए और आपको लिखने में कोई मसला ना आए। देन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करें, कि हमारा आपके साथ सिर्फ लेक्चर्स के हवाले से रिलेशनशिप ना हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो वी विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह। देन फॉर अस स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट मैटर, लाइक के हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो है उसको इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलती, और यहाँ पे आपको फोकस्ड एग्जाम लेवल तैयारी करवाई जाए ताकि आपका ये पेपर है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। और इसके साथ साथ हमारा ये जो रिलेशनशिप है एसीसी के हवाले से ये आगे कंटिन्यू करे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमें क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं एसीसीए की तैयारी के लिए, इस पेपर की खास तौर पे एफएम की तैयारी के लिए। तो पहले नंबर पे जो स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टडी टेक्स्ट है, कि हम अपनी स्टडी टेक्स्ट को कंप्लीटली लर्न करें और अंडरस्टैंड करें, जिसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कैप्लन का रिसोर्स यूज करेंगे, जैसे कि कैप्लन की बुक है, कैप्लन की किट है, उन दोनों रिसोर्सेज को आप यूज करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टडी हब है, आपके बहुत अच्छे सवाल जो स्टडी हब आपके ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और हम अपनी क्लास में भी डिस्कशन में स्टडी हब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और बाकी जो हमारे ओटी केसेस हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे।
इसके साथ साथ आई विल प्रोवाइड यू द लेक्चर नोट्स, जो आपके कंसाइज, समराइज और टू द पॉइंट लेक्चर नोट्स होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह इस पेपर को पास करने में। उसके बाद स्टूडेंट्स, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम माइंड मैप्स और चीट शीट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पेपर को पास कर सकते हैं। अब आते हैं जी एग्जाम की टेक्निक्स के ऊपर कि हमें क्या क्या करना है, कैसे हम इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारे सामने टेक्निक है दैट इज कि 100% सिलेबस कंप्लीशन, कि हमने हर एरिया को, हर सेक्शन को 100% कंप्लीट करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई भी एरिया हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कहीं से भी टेस्ट किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे टाइम मैनेजमेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा एक पार्ट छूट गया था एग्जाम के अंदर, हमारे 2 पार्ट छूट गए थे सेक्शन सी के अंदर, कुछ एमसीक्यू छूट गए थे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास 1.8 मिनट है फॉर ईच मार्क क्वेश्चन, सो हमें इसको देखना है कि हम कैसे उसको प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज कि डोंट गेट स्ट्रेस और पैनिक। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खास तौर पे वो जो आखिरी टाइम पे पेपर को तैयार कर रहे होते हैं, वो जब आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो अल्टीमेटली वो पैनिक में या स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते पेपर के अंदर। तो आपने अगर प्रॉपर अप्रोच के साथ इस पेपर को पढ़ा है, हर चीज कंप्लीट की है, टेस्ट दिए हैं, तो आपको ये स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ेगा। देन राइट ऑर्डर जी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपस में ये जो टॉपिक्स हैं इनका रिलेशनशिप क्या बनता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है आपने सीखा, उसका बिजनेस वैल्यूएशन के साथ क्या ताल्लुक बनता है, या आपने जो बिजनेस वैल्यूएशन, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ आपने सीखा, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो आपको ये एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ पढ़ना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में पहले करूंगा, कौन सा उसके बाद करूंगा, फिर उसके बाद करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो टीचर के थ्रू मिलेगी। तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि यार टीचर जो गाइड कर रहा है कि यार ये पहले करेंगे फिर बाद में करेंगे, तो हमारी जो क्लासेस हैं उसको ऐसे अरेंज किया जाएगा, हमारे जो लेक्चर्स हैं ऐसे अरेंज किए जाएंगे कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और आपको आपस में टॉपिक्स का रिलेशनशिप भी पता चले। देन द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप कोई भी क्वेश्चन अपने पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों नहीं छोड़ के आएंगे? ऑब्वियसली आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता है कि आपने आंसर कैसे करना है और किन स्टेप्स में करना है। सो डोंट लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, इसलिए कि ये नेगेटिव इंप्रेशन भी देगा आपके एग्जामिनर को। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आए हैं तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है, भाई ये एज्यूम कर लेता है कि यार इसको इस टॉपिक का पता ही नहीं है इसलिए ये छोड़ आया है। तो हमने ये इंप्रेशन नहीं देना अपने एग्जामिनर को। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टिप इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम विल बी इंक्रीज्ड। प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करनी है और अंडर टाइम्ड कंडीशन करनी है। देन सेवंथ इंपॉर्टेंट टिप इज डोंट ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिस, ऑन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आपको डिस्कशन की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। आपने डिस्कशन, खास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक्सप्लेन के लिए मैंने क्या लिखना है, मैंने एनालिसिस के लिए क्या लिखना है। तो थ्योरेटिकली भी आपको क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए। अब होता यह है कि आपको सीआर के अंदर एक क्वेश्चन, एक पार्ट के अंदर वो आपको कैलकुलेशंस करवाता है और उसी से रिलेटेड आपने जो डिस्कशन करनी होती है वो पार्ट बी में या सी में करनी होती है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पार्ट ए के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की या उसको डिटेल्ड आपने कैलकुलेट नहीं किया तो यू विल हैव अ ट्रबल इन एक्सप्लेनिंग द बी पार्ट। तो आपस में रिक्वायरमेंट्स भी रिलेट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपको रीडिंग, आपको डिस्कशन आनी चाहिए, और इसके लिए आई रिकमेंड कि आप एग्जामिनर्स के सजेस्टेड आंसर को जरूर पढ़ें, जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनर अगर कुछ 10 नंबर के लिए कितना लिख रहा है, 5 नंबर के लिए उसने क्या लिखा, और उस 5 नंबर के लिए वो कैसे चीजों को लेके चल रहा है। सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू पास द एग्जाम्स।
Then study the next tip is, that is the 8th one, know your examiner. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जामिनर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें स्टडी हब पे जाना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने हमारे लिए माजी में आंसर्स कैसे लिखे हैं. हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने कमेंट्स क्या दिए हैं हर अटेम्प्ट के बाद पेपर के हवाले से. उसने रिजल्ट्स के बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं, वो क्या मिस्टेक्स या क्या वीकनेसेस हाईलाइट कर रहा है स्टूडेंट्स के हवाले से. सो जब तक हम अपने एग्जामिनर के बारे में नहीं पढ़ेंगे या उसके बारे में लर्न नहीं करेंगे तो हमें उसकी अप्रोच का भी पता नहीं चलेगा. तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको उसका एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो एग्जामिनर का. और वो इंट्रोडक्शन कैसे लिया जाएगा, इन्हीं रिसोर्सेज से पता चलेगा. जैसे कि आपने आर्टिकल्स उसके पढ़े हो जो उसने लिखे हैं आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए. आपको पता हो कि एग्जामिनर ने मेरी क्या मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं, क्या मुझसे एक्सपेक्ट करता है, या जब मैं पेपर में बैठ रहा हूंगा तो मैंने कैसे चीजों को लिखना है, क्या वैसे ही लिखना है जैसे मेरा एग्जामिनर पसंद करता है, या मैंने उसको नाराज करके लिखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि नो योर एग्जामिनर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एप्लीकेशन. ये सिर्फ रीडिंग का पेपर नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज लेने का पेपर नहीं है. इट इज प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड, और आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए. आप फाइनेंस मैनेजर के रोल पे काम करें, आपको यही नहीं पता कि यार एक प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे प्रेस किया जाता है, या उसके क्या डायनेमिक्स को टेस्ट किया जाता है या स्टडी किया जाता है, तो हाउ कम यू कैन डू इट प्रैक्टिकली. तो एप्लीकेशन बेस्ड है. देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि देखें, जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है, जहां पे आपको इश्यूज आते हैं, यू शुड टॉक टू योर टीचर्स, यू शुड टॉक टू योर मेंटर्स. जब तक आप अपने टीचर से, मेंटर से रहनुमाई नहीं लेंगे, you will not be getting the proper guidance. तो यहां पे आपको टीचर को भी फॉलो करना है, टीचर की गाइडेंस भी लेनी है. कहीं पे फंस गए हैं, टीचर के पास आए, पूछें, डिस्कस करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उससे अंडरस्टैंड करें कि यार हमने अपने टॉपिक्स को कैसे लेके चलना है या कैसे तैयार करना है. तो ये आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें टीचर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं. और इसके लिए स्टूडेंट्स कोशिश करें कि क्लास को इंटरैक्टिव बनाएं, टीचर से पूछें जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस होते हैं. आफ्टर दैट, इंपॉर्टेंट टिप इज आर्टिकल्स. स्टूडेंट अकाउंटेंट आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेवल 2 में और लेवल 3 के पेपर्स में ये एक बहुत बड़ा गैप होता है जो हमारे नॉलेज लेवल में होता है. जब हम नॉलेज लेवल से स्किल्स लेवल पे आते हैं तो हमें आर्टिकल्स नहीं पढ़े होते, हमने अपने एग्जामिनर को नहीं सीखा जो है वो एनालाइज किया होता, हमने अपने एग्जामिनर के बारे में नहीं पढ़ा होता. तो यहाँ पे हमारी ये स्टूडेंट्स कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आर्टिकल्स को पढ़ें जो आपके स्टडी हब के अंदर अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज मौजूद हैं. आप उसको ज़रूर एक दफ़ा पढ़ के जाएं. मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट को कि अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करूँ जो आपके आर्टिकल्स हैं उसको समराइज फॉर्म में डिस्कस किया जाए और शेयर किया जाए आपके साथ. देन द 12th इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स के फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नॉट रट्टा. रट्टा मारने वाला काम नहीं है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को, आंसर को रट्टा मार रहे हैं और आप ये सब समझ रहे हैं कि यार यही अगर ऐसा आ गया तो मैं ऐसे लिखूंगा. लेकिन आपने यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिखना है. आपने खुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आपने आंसर को लिखना है. और उसके लिए आपको जो टीचर की अप्रोच है, जो आपके एग्जामिनर की अप्रोच है, उसको लर्न करना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करते हुए इस पेपर को पास करेंगे. सो ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टेक्निक्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. इसको आप अपने पल्ले के साथ बांध लें और जब भी आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, इसमें से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप बाकी पेपर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. नॉट ओनली फॉर द पेपर FM, other papers also be used for. और at the end of the students this जो techniques हैं उसके बारे में मैं अब बात करता हूँ. Exam techniques cover many areas including how to review
and understand the scenario, how to analyze the requirements and how to structure your answers. यानी कि इसके अंदर हम ये कहते हैं कि 3-4 चीज़ों को आप अगर प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग किसकी, सिनेरियो की, उसके बाद एनालाइज करना आना चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर मेरे से पूछ क्या रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप आराम से इस पेपर को पास कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द एग्जाम टेक्निक्स, जिसको मैंने यहाँ पे समराइज करके आपको दिया है। राइट स्टूडेंट्स, so at the end of this session I wish you best of luck for all the upcoming sessions for June 2026 एग्जाम। एंड अगर आपको कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी अगर आपके लिए कोई इश्यूज हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई हमें आपको, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।